आनंद मोहन झा सर को भी मैं आमंत्रित करूंगा। सर आप मंच पर आए। आगे IQAC कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर रंजन गुप्ता सर को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आप मंच पर आए। आप चले जाइएगा, चले जाइए। ठीक है, ठीक है। आज प्यारे बच्चों, मैं इस मिथिलांचल की धरती पर ज्ञान का दीपक जलाने का जो एक प्रमुख केंद्र है महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह मेमोरियल कॉलेज, इसके प्रांगण में मैं आज के सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर तथा साथ ही मैं इस महाविद्यालय के समस्त प्रबुद्ध अपने सहयोगी प्राध्यापक सभी का मैं इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आज के जो जागरूक बच्चे जो कि इतने अवकाश के बाद भी इस विद्यालय में आप उपस्थित हुए हैं, अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया को जानने के लिए, मैं आज सभी आप बच्चों का भी मैं इस सेमिनार हॉल में इस सेमिनार के लिए आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज यह बताते हुए मुझे बहुत अपार हर्ष होता है कि इस जो आज का टॉपिक रखा गया है, तो आज इस सेमिनार के बिंदु जो विषय वस्तु है इसके बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय आपको देते जाए। द साइंस ऑफ स्काई। आज हम देख पा रहे हैं कि आज सौभाग्य से मौसम में भी कुछ खराबी टर्बुलेंस महसूस हो रहा है। तो यह किस कारणों से हो रहा है? जो हमारे बादल हैं और स्काई आकाश, इसमें क्या अंतर होता है? यह हमारे वायुमंडल को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? आजकल तमाम वायुमंडलीय समस्याएं से हम जूझ रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का इससे क्या संबंध है? ऐसे ही मुद्दों को लेकर हमारे बीच जो डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सर हैं, ये उपस्थित हुए हैं और इस सेमिनार के बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले बता दें इनके बारे में संक्षिप्त परिचय। आपने BHU से अपने PhD डिग्री अवार्ड कराया है और आपका जो मुख्य विषय वस्तु है वो फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि फिजिक्स का एक विषय वस्तु है। यही कारण है कि आज यह सेमिनार साइंस और IQAC के कोलैबोरेशन में आयोजित कराया जा रहा है। तो आज मैं इस सेमिनार का औपचारिक उद्घाटन करने में मैं आप इस महाविद्यालय के बरसर सर डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी सर को मैं आमंत्रित करूंगा कि सर आए और इस सेमिनार के औपचारिक घोषणा की शुरुआत करें। डॉक्टर अनिल कुमार जी। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं इस महाविद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर शंभू कुमार यादव जी। आज के इस कार्यक्रम में बहुत दूर से आप लोगों को विशेष बातें बताने जो आए हैं हमारे प्रोफेसर गुप्ता जी। हमारे महाविद्यालय के IQAC और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ने मिलकर इसका आयोजन किया है। आप दोनों को साधुवाद। यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय सहभागी, सहयोगी, एक साथ काम करने वाले सभी प्रोफेसर्स और सबसे प्रिय हमारे स्टूडेंट्स, आज का यह दिन निश्चित ही आपके ज्ञानवर्धन का विशिष्ट दिन है। यद्यपि
हायर एजुकेशन में महाविद्यालय को कहा जाता है कि अगर बहुत पढ़ाई किया आपने लेकिन महाविद्यालय आप गए नहीं, वहां क्लास नहीं किया, वहां कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, तो आपने कुछ नहीं किया। वो अनुभव आपको प्राप्त ही नहीं होगा जो यहाँ आने के बाद होता है। तो यहाँ जो ऑडियंस यहाँ बैठी है, आप सभी भाग्यशाली हैं कि उन क्षणों का आप दीदार करेंगे, उससे कुछ लाभ प्राप्त करेंगे। यह विषय बहुत ही अच्छा विषय, और ये क्लाउड्स, एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स की बातें हैं यहाँ। मैं एक छोटा सा अनुभव, धरातल की बातें बस आधे मिनट में बताऊंगा आपको। इसके बाद फिर कहा इन्होंने कि आज विधिवत इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधिवत हो ही चुका है, क्योंकि हमारे प्रधानाचार्य आ गए तो उद्घाटन हो गया। क्योंकि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्रेजेंस ऑफ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज एनफ फॉर एनी प्रोग्राम्स। मेरा व्यक्तिगत एक अनुभव है, मैं गांव जाया करता हूँ, यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है और नेपाल के बॉर्डर से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर। अगस्त के लास्ट वीक से वो कहानी शुरू हुई और लोगों ने कहा कि पानी पीने का बहुत मुश्किल हो रहा है, हैंडपाइप बंद होता जा रहा है। सितंबर आते आते लोगों का हैंडपाइप बंद हो गया, चापाकल। पानी का बहुत किल्लत स्वाभाविक है मवेशी के लिए भी, और बाकी खेती और बाकी किसी भी गतिविधि के लिए क्या हालत होगी आप बेहतर समझ सकते हैं। हम लोग बैठे तो हमने कहा कि क्या है समाधान, बताओ आप। हर दिन का जो डेवलपमेंट है वो बताना उस जिले के जिलाधिकारी का काम होता है, और यहाँ तो महीनों से ये दर्दनाक स्थिति है। और उस जिले का जिलाधिकारी, एक जिला नहीं, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सभी जिलों का वही हालत। और ना तो कोई पब्लिक प्रतिनिधि, कोई किसी ने कभी कुछ कहा, ना उसकी चिंता की। पानी आ रहा है टैंकर से, बहुत सब लोग, कोई समरसेबुल करवा रहा है। तो ये स्थिति वहां थी। लोग हमारे साथ बैठ गए, कहा कि अब समाधान निकालिए। हमने कहा कि हम तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं, बट गलती से कुछ 2 अक्षर की पढ़ाई हम कर सके हैं, तो चलिए बढ़िया करते हैं इसको। आवेदन हमने लिखा, और आवेदन में केवल इतना ही लिखा कि ये स्थिति है आपकी, और ये स्थिति क्यों है। कुछ वर्ष पहले दरभंगा डूब गया था बाढ़ से। अब यहाँ के ज्ञानी महात्माओं ने क्या किया कि भविष्य में इधर बाढ़ आए ही नहीं, ये डूबने की स्थिति ना हो, तो इसलिए हालत ये कर दिया कि यहां से कुछ किलोमीटर उत्तर नदी की धारा ही बदल दी लोगों ने। अब हमको इसकी जानकारी थी, और ये 7-8 साल पहले की बात मैं बता रहा हूं आपसे। नतीजा के जलस्तर जो है वो कहां चला गया भाई। बाढ़ के पानी से जलस्तर आपका ठीक होता है, खेती के लिए, पीने पानी के लिए। हमने वो बातें भी लिखी, नदियों का नाम दिया उस पे। मैंने कहा इस वजह से आपका ये हालत इतनी खराब हो गई है, तो आप कम से कम उसमें पानी तो छुड़वाइए, नियंत्रित ढंग से पानी उसमें डलवाइए, या आप इस क्षेत्र को सूखाग्रस्त घोषित करिए। मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि समाधान आपके पास भी है, और इतना लिखकर हमने चीफ सेक्रेटरी को मेल किया। आप चेक करिए दैनिक भास्कर 12 सितंबर, उसमें ये न्यूज निकला हुआ है पूरा का पूरा, एकदम वैसे ही यथावत। 12 सितंबर दैनिक भास्कर। हमने चीफ सेक्रेटरी को ये मेल कर दिया। आपको ताज्जुब लगेगा कि 2-3 दिन ही नहीं बीता, नदियों में पानी आना शुरू हुआ,
और धीरे धीरे 2-4 दिन के बाद बारिश भी शुरू हो गई और लाखों लोग, उसमें हमने सभी जिले के गांव की जनसंख्या के बारे में, गांव के जो ग्राम पंचायत है उनके बारे में लिखा कि इतना ग्राम पंचायत, इतनी संख्या है आपकी, इस जिले में इतनी, इस जिले में इतनी, इस जिले में इतनी, और उसकी दुर्दशा की जो स्थिति है अभी वो, और आपको ताज्जुब लगेगा कि 3 दिन 4 दिन के बाद नतीजा हुआ कि आप देखेंगे कि सभी नदियों में 7-8 साल के बाद पानी आया है इस क्षेत्र में। मतलब ये हम साइंस की बात तो करने आए हैं, लेकिन मैन मेड प्रॉब्लम्स जो है वो भी क्या हमारे इस साइंस के दायरे में ही है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो एक्सट्रीम किसी और दिशा में बढ़ता जा रहा है। हम कैसे उसको रोक पाएंगे? हमारी मानवता कहाँ जा रही है? ह्यूमन वैल्यूज कहाँ जा रहे हैं? हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, इन बातों को जान कैसे पाएंगे? प्रैक्टिकल नहीं होगा, कैसे जान पाएंगे? कॉलेज कैंपस में नहीं आएंगे, कैसे जान पाएंगे? बिहार में एक IAS हुआ, उसको सभी कहते हैं पागल IAS है, लेकिन हर शख्स उसका नाम जानता है, के पाठक। शिक्षा की तस्वीर उसने बदलने की कोशिश की, सबों ने उठा के फेंक दिया उसको। बड़ी तकलीफ हुई बच्चों को कॉलेज आने में, स्कूल आने में, गार्जियंस को तकलीफ होने लगी। लेकिन हमें तो ये स्थिति चाहिए, एक शिक्षक चुपचाप बैठा रहे, ये उसके लिए सजा होती है। चाहे आप सैलरी दें, सुविधा दें, अगर हमें पढ़ाने को बच्चे ना मिले तो इससे बड़ी सजा एक प्रोफेसर के लिए और कुछ नहीं होती है। वो सजा भी हमने भुगता है। संयोग से फिर स्थिति अच्छी बनती गई, और अच्छी स्थिति निश्चित रूप से है कि किसी भी महाविद्यालय में एक सेमिनार हो और वो सेमिनार हॉल भरा हुआ हो, ये हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। हम अपने आए अतिथि का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, एक बहुत ही दूरगामी प्रभाव वाला ये सेमिनार होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सर, आपसे यह उम्मीद भी था। आगे मैं इस सेमिनार के लिए बॉटनी डिपार्टमेंट से डॉक्टर NK झा सर को आमंत्रित करूंगा इस सेमिनार के बारे में 2 शब्द। धन्यवाद विवेक जी। आज मंच पर उपस्थित हमारे प्रधानाचार्य महोदय, उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर गुप्ता सर, आनंद जी, हमारे बरसत साहब, और इस सेमिनार हॉल में बैठे हमारे सभी शिक्षक साथी एवं बच्चों। हेलो हेलो। मंच पर सेमिनार हॉल में बैठे हमारे शिक्षक साथी एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज का ये अपने आप में ये सेमिनार IQAC और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया, साइंस फैकल्टी की तरफ से। अच्छा, वेरी गुड, साइंस फैकल्टी। ये जो टॉपिक है दिस साइंस ऑफ द स्काई, ये अपने आप में एक मिस्ट्री है, और हम उम्मीद करते हैं कि आज हम एस्ट्रोनॉमी की बात भी प्रोफेसर गुप्ता से सुनेंगे, सेलेस्टियल स्फीयर की बात प्रोफेसर गुप्ता से सुनेंगे, ओनली एटमॉस्फेयर। ओके, तो हम लोग साइंस ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारी जो जहाँ तक अभी हम जो सोच सके उसमें लगा कि हम ये एस्ट्रोनॉमी की बात कहेंगे, ये हमें सोलर सिस्टम से कुछ समझाएंगे, और इससे अलग हट के आज कुछ ये बोलने वाले हैं कि कॉमन सोलर सिस्टम तो सब हम लोग समझ रहे हैं, हाउ रेन डज, हाउ रेन ऑकर्स, हाउ ये जो गर्मी ठंडा वगैरह जो भी हो रहा है सारा चीज हम लोग समझ पा रहे हैं, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों आवश्यक है, ये सारी बातों की मिस्ट्री के बारे में मिस्टर गुप्ता कुछ आज बताने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और हम सभी इससे लाभान्वित होंगे। और एक बात और कि हमारे प्रधानाचार्य महोदय भी बैठे हुए हैं, हमारे बरसर सर ने आपसे कहा है कि हम लोगों को एक सजा मिल रही है कि आप नहीं आते हो रेगुलर। मैं अपने बच्चों से स्पेशली कह रहा हूँ, तो हमें ये सजा मत दो, हमारे बच्चों, हमें ये सजा मत दो। हमारे नए भाई भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर इस कैंपस में आए हैं, उनको ये सजा मत दो, आप रेगुलर कैंपस आओ।
आज मिस्टर गुप्ता ने बताया आईटी के हैं कि वहाँ पे बंक नहीं करते हैं बच्चे, वहाँ सारा चीज़ टाइम पे असाइनमेंट होता है, सारी व्यवस्थाएं जो अनुकूल होती है एजुकेशन सिस्टम का वो हो रहा है। यहाँ भी होता है लेकिन हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो बस यही एक बात आप बच्चों से हम कह रहे हैं, अपने गेस्ट के सामने में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम ही ये सजा मत दो, आप कैंपस आओ, हमारे प्रधानाचार्य महोदय 10 से 5 बैठते हैं, हम लोग भी बैठते हैं, आओ कुछ पढ़ो देखो। बहुत बहुत शुभकामना सर, इस आयोजनकर्ता को बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आगे मैं IQAC ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर रंजन, ओके, चलिए आगे मैं इस सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर अभिषेक जी को मैं आमंत्रित करूंगा, आए और अपने इस विशिष्ट भाषण से बच्चों को लाभान्वित करें। थैंक यू ऑल। प्रिंसिपल सर को मैं धन्यवाद देता हूं, बाकी सब आचार्य जी को भी, और हमारे आप सभी स्टूडेंट लोग जो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट उस पर आता हूँ कि मैं आज क्या बोलने वाला हूँ। एटमॉस्फेयर तो आप सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर क्या है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसी चीजें जो आपने कभी सोची नहीं होंगी, लेकिन वो जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, सुबह के समय एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर पूरा ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, अगर आपने कभी देखा होगा जब सूर्योदय होने लगता है, ऐसा क्यों? और शाम के समय एटमॉस्फेयर पूरी तरीके से लाल दिखाई देता है जब सनसेट होने लगता है, ऐसा क्यों? ये पहला। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल बोला जाता है CO2 बढ़ रहा है, CO2 बढ़ रहा है, पेड़ मत काटिए, ऑक्सीजन कम हो रहा है। CO2 लेकिन ऐसा करता क्या है कि जिसके कारण हम बोलते हैं CO2 बढ़ रहा है, इसको ना बढ़ने दिया जाए। तीसरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा, हमारे अर्थ पे जितने भी डेजर्ट्स हैं, चाहे वो सहारा हो, गोबी हो या जो भी हो, सारे के सारे डेजर्ट एक लैटिट्यूड पे हैं, अलग अलग लैटिट्यूड पे नहीं है। ऐसा क्यों? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिमिलरली बादल कैसे बनते हैं, और जब हम बोलते रहते हैं ये धूल के कण उड़ रहे हैं या समुद्र के सी सॉल्ट या जो भी है, इनका क्या रोल होता है बादल बनने में, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं ये कहूँगा, मैं कुछ आज बताने की कोशिश करूंगा, आशा है कि आप लोग को समझ में आएगा और आप लोग बहुत ही जानकारी से ले पाएंगे। साथ ही भारत में मॉनसून कब आता है, क्यों आता है और कैसे आता है, और इसमें IMD का क्या रोल है, ये सब मैं बताने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हेलो, सर का एक इंट्रोडक्शन ये भी था कि सर जो है मौसम विभाग जो है पुणे में आप फेलो हैं, मतलब आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए नामांकित किया गया और सर का उसमें मौसम विज्ञान पे काफी अच्छा काम है, तो बच्चे लोग आप ध्यान से देखेंगे। हेलो, ठीक है। So sir is already online, ठीक है? Yeah, sure. Hello all. So today what I am going to present. So myself is I am Dr. Abhishek Gupta from Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune, and I am a DST fellow there. So today's topic is the science of the sky and how atmosphere works and how cloud works. So my topic itself is suggesting that I will be in both in English and Hindi. English. ठीक है. English is best for them. Yeah. So सबसे पहले what is atmosphere?
तो एटमॉस्फेयर वर्ड को ही अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेयर दो शब्द से मिलकर बना है, दो ग्रीक वर्ड से। द फर्स्ट वन इज एटमॉस एंड द सेकंड वन इज स्फीयर। एटमॉस का मीनिंग होता है वाटर वेपर और स्फीयर का मतलब बॉल और ग्लोब। सो दैट मींस लेयर ऑफ वाटर वेपर अराउंड द ग्लोब which can be seen in this picture. Here in this picture we can see there is a layer of air along with the clouds in the atmosphere. The most important thing is that जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है वो 90% एटमॉस्फेयर का जो मास है वो पहले एटमॉस्फेयर के 15 किलोमीटर में ही होता है। That means from the surface it will go in the vertical direction up to 15 किलोमीटर 90% एटमॉस्फेयर वही बिलोंग करता है। उसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वो सिर्फ 10% है और उसके भी बाहर चले जाए मींस अगर हम अप्रॉक्स 400 और 500 किलोमीटर के बाहर चले जाए 700 किलोमीटर के, तो जो फिजिक्स उसको गवर्न करती है उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो मैं जो बात करूंगा वो एटमॉस्फेरिक फिजिक्स की बात करूंगा जो अर्थ के सबसे लोएस्ट एरिया में होती है। जब एटमॉस्फेयर की बात हम करते हैं तो सबसे पहले बात आती है एटमॉस्फेयर किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एटमॉस्फेयर बेसिकली 3 तरह के फ्लूइड से मिलकर बना है। एक को कहते हैं परमानेंट गैसेस जो मतलब मिलेंगी और उनका कंसंट्रेशन फिक्स रहेगा। दूसरा वेरिएबल गैसेस जिनका कंसंट्रेशन चेंज होता रहता है। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज एरोसोल्स जिनकी बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा। अभी मैं परमानेंट गैसेस और वेरिएबल गैसेस की बात करूंगा सबसे पहले। So permanent gases क्या है? Permanent gases means those fluids which are present in the atmosphere but their concentration is fixed. That means उनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में जो चेंज नहीं होती है समय के साथ, उन्हें हम कहते हैं परमानेंट गैसेस। और लगभग 99% जो गैसेस है मींस एटमॉस्फेरिक मास है वो परमानेंट गैसों से मिलकर बना है। सो दैट मींस 1% ही ऐसी गैसेस है जो अपना जिनकी मात्रा चेंज होती रहती है समय के साथ। तो परमानेंट गैसेस कौन-कौन सी गैसेस हैं आप सभी लोग जानते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, नियॉन एंड सो ऑन। दीज आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। इन्हें परमानेंट क्यों कहते हैं? इनका कंसंट्रेशन फिक्स है। मींस कंसंट्रेशन मींस नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में होता है, इसको कभी भी मेजर कीजिए ये 78% ही मिलेगा आपको। सिमिलरली ऑक्सीजन कभी भी मेजर कीजिए ये आपको 21% के अराउंड मिलेगा। और अदर गैसेस आर आल्सो प्रेजेंट बट इफ यू ऐड these two gases मिलके अप्रॉक्स 99% एटमॉस्फेरिक मास को कवर कर लेती है। ओके, एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इनका लाइफ टाइम। अगर मैं एक नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या इन परमानेंट गैसेस के मॉलिक्यूल को एटमॉस्फेयर में छोड़ दूं, ये हजारों साल तक वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये डिसॉल्व होकर ऑक्सीजन अलग नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट ये केमिकली रिएक्ट कर सकते हैं दूसरी चीजों से, बट ये अपने आप मॉलिक्यूलर डिसॉल्व नहीं होंगे। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड परमानेंट गैसेस। देयर आर अदर टाइप ऑफ ओके, सो हियर वी कैन सी नाइट्रोजन का जो लाइफ टाइम होता है वो 42 मिलियन ईयर्स होता है। दैट मींस अगर एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल मैं यहाँ छोड़ दूं तो 42 मिलियन ईयर्स तक वो वैसे का वैसा ही रहेगा, एक्सेप्ट वो केमिकली किसी के साथ रिएक्शन ना करे। सिमिलरली जो ऑक्सीजन होता है उसका लाइफ होता है 5000 ईयर्स। सो दैट मींस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 5000 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रह सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट वेरिएबल गैसेस, सो वेरिएबल गैसेस जैसे मैंने पहले बोला था वो लेस देन 1% एटमॉस्फेयर में है, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल गैसेस मुख्यतः ये 3 होते हैं। कौन-कौन से? वाटर वेपर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द सेकंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द थर्ड वन इज ओजोन। ओके, इन तीनों में अगर आप देखें इसमें जो सबसे खतरनाक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर एटमॉस्फेयर में आप बात करें मॉनसून टाइम की, मॉनसून टाइम पे बारिश बहुत होती है। सो दैट मींस एटमॉस्फेयर में क्या वाटर वेपर बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा मॉनसून टाइम में। ओके, तब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा खतरनाक बोल रहे हैं वाटर वेपर के अपेक्षा। ऐसा क्यों? इसका रीजन इसी के पीछे। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या करता है,
तब तक मैं बोलता रहता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एटमॉस्फेयर में क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जो भी हीट रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास जो फिजिक्स का होगा या केमिस्ट्री का होगा उन्होंने पढ़ा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो कार्बन डाइऑक्साइड के पास वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, ड्यू टू विच वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के जितने भी रेडिएशन है जिनका वेवलेंथ क्वाइट हाई होता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है, उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और पूरा का पूरा ग्लोब क्या करता है, एक हीट चैम्बर मतलब भट्टी की तरह बनने लगता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि CO2 जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे ग्लोब का टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। अराउंड अभी तक ग्लोब का टेम्परेचर 1 to 1.5 डिग्रीज इंक्रीज कर चुका है जब से हमने CO2 का मींस CO2 को मेजर करना शुरू किया है। तब से पृथ्वी का टेम्परेचर 1 डिग्री से 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है। और CO2 मींस CO2 की जो लाइफ टाइम होती है, अगर CO2 को हम ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ दें उसकी लाइफ टाइम भी 150 ईयर्स होती है। सो दैट मींस CO2 इतना खतरनाक है कि 150 साल तक वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाता रहेगा अगर हम आज भी उसे छोड़ दें ना। अगर उसके रेस्पेक्ट में अगर हम दूसरी बात करें वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, CO2 भी एक ग्रीन हाउस गैस है। और वाटर वेपर ज्यादा मात्रा, वाटर वेपर जो है उसका लाइफ टाइम केवल 9 दिन होता है, 9 डेज। तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेके एक फीडबैक मैकेनिज्म की तरह काम करता है मॉनसून टाइम पे रादर देन CO2। इसीलिए वाटर वेपर ज्यादा होने के बावजूद हम CO2 को ग्रीन हाउस गैस की तरह कंसीडर करते हैं ना। यहाँ पे इसको देखिए, ये CO2 का ग्राफ दिखाई दे रहा है 2014 से लेके 2024 तक। इसको देखा जा सकता है, जो ये ट्रेंड है ब्लैक कलर की लाइन, CO2 जो है हर साल साल इसका ग्राफ इंक्रीज करता चला जा रहा है। दैट मींस CO2 का कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग इन द एटमॉस्फेयर। इफ द कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग दैट मींस इट विल एब्जॉर्ब मोर हीट, सो द ग्लोबल टेम्परेचर विल इंक्रीज डे बाय डे। अभी तक तो बात हो गई कि कौन कौन से क्या बोलते हैं फ्लूइड्स एटमॉस्फेयर में होते हैं। नाउ एटमॉस्फेयर को कौन कौन से पैरामीटर इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर उनमें से सबसे पहला है टेम्परेचर, नेक्स्ट इज प्रेशर, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड विंड्स। दीज आर द 5 पॉइंट्स जो एटमॉस्फेयर को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हम इनको पढ़ेंगे 1 by 1 और जानेंगे ये होता क्या है। सबसे पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं, फिर टेम्परेचर पे आएंगे। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द एटमॉस्फेयर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर को अगर आपको समझना है तो प्रेशर बहुत ही इजी है समझना। लेट्स अज्यूम कहीं पे मैं खड़ा हूं और एक क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं ले लूं 1 मीटर बाय 1 मीटर, सो दैट मींस एक क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ले लिया 1 मीटर स्क्वायर का। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना भी एयर होगा ऊपर उसका वेट ही प्रेशर है। सो प्रेशर समझ में Hello, am I audible? Yeah. So what is pressure? So pressure can be thought of weight of air above me. So that means अगर एटमॉस्फेयर में मैं खड़ा हूँ एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया में ले लूँ तो मेरे ऊपर जितना भी एयर है इसका वेट मेरे ऊपर लग रहा है। अब क्वेश्चन ये, इतना भारी वेट अगर मेरे ऊपर अभी भी लग रहा है तो मैं यहाँ खड़ा कैसे हूँ, मैं दब क्यों नहीं गया? इसका आंसर आप लोग सोच लीजिएगा, ये बहुत आसान है, ये क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। ओके, और एटमॉस्फेयर में एक और चीज जो आप जानते हैं, एयर मौजूद है, एयर की डेंसिटी होती है। एटमॉस्फेयर में जो एयर की डेंसिटी है वो सरफेस पे सबसे ज्यादा है। जैसे 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 हम ऊपर की ओर जाएंगे वर्टिकली अपवर्ड, डेंसिटी डिक्रीज करती है। सो दैट इज व्हाई जैसे 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 हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की ओर जाएंगे प्रेशर भी डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और प्रेशर जो है लॉगरिथमिकली ऊपर जाने पे डिक्रीज करता है वर्टिकली। सो दैट मींस ऐसा नहीं है कि प्रेशर लेट से अगर मैं 1 किलोमीटर हाइट पे खड़ा हूं तो जो प्रेशर है उतने ही अनुपात में अगर मैं 2 किलोमीटर पे खड़ा हूं तो रहेगा, नहीं, वो लॉगरिथमिकली डिक्रीज करता है। दैट मींस अगर मैं 2 किलोमीटर पे जाऊं तो प्रेशर और ज्यादा कम हो जाएगा। अगर मैं 10 किलोमीटर पे जाऊं तो प्रेशर इतना नेग्लिजिबल की तरफ चलता चला जाएगा। अप्रॉक्स 10 मिलीबार प्रेशर हो जाएगा अगर हम 10 किलोमीटर हाइट पे चलेंगे, सॉरी 0.1 मिलीबार।
अभी जो सरफेस पे प्रेशर होता है उसको 1 मिलीबार बोला जाता है, विच इज इक्विवेलेंट टू 1000 हेक्टोपास्कल. Okay, so pressure is the most important thing. Now the second which is important is temperature. टेम्परेचर में जाने से पहले एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है वो है सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है घटता है, ये तो आप लोग को पता है. तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन बजट, देन आई विल टॉक अबाउट एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कैसा दिखता है और उससे क्या एटमॉस्फेयर कैसे चेंज होता है. So this is the whole this is the earth radiation budget relation. Now here on the top we can see one solar rays is coming. So this is the solar radiation जो सन से आता है, और सन से जो सोलर रेडिएशन आता है उसको अगर हम मेजर करें उसका पावर हम बोलते हैं 340 वाट पर मीटर स्क्वायर. सो दैट मींस 1 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम ले लें तो जो पावर होगा वो 340 वाट्स होंगे. इतना पावर सन से आता है अर्थ के ऊपर. सरप्राइजिंगली उसमें से 79 यूनिट्स आउट ऑफ 340, 79 यूनिट्स सो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. दैट मींस बादल उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, या जो डस्ट पार्टिकल होंगे वही रिफ्लेक्ट कर देंगे, और लगभग 50% ऑफ दैट 160 mm 50% ऑफ दैट अर्थ के सरफेस पे आके हिट करता है. अब क्वेश्चन ये है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अगर आप देखोगे डस्ट पार्टिकल है, क्लाउड्स है, इतनी चीजें हैं, तब भी लगभग 50% पावर अर्थ के सरफेस पे कैसे आ जाता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. 50% पावर अर्थ के सरफेस पे पहुंचता कैसे, इसका रीजन अभी मैं बताऊंगा. और ये जो एनर्जी है ये अर्थ क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ये अर्थ एब्जॉर्ब करता है फिर ये इसको री एमिट करता है. जब ये री एमिट करता है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन. सो व्हाटएवर रेडिएशन इज कमिंग फ्रॉम सन टू द अर्थ इज कॉल्ड शॉर्ट वेव रेडिएशन. शॉर्ट वेव इसलिए बोलते हैं, इनका जब फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, इनका जो फ्रीक्वेंसी रेंज रहता है, so here we can see, so this is radiative flux versus wavelength graph. The left side curve is for sun, the right side curve is for the earth. We can see जो सन में सोलर रेडिएशन होता है वो मोस्टली जो उनका पावर रहता है वो वेवलेंथ 0.3 से 1 माइक्रोमीटर के बीच होता है. 0.3 से 1 माइक्रोमीटर इज सेम एज विजिबल रीजन, इसीलिए सोलर रेडिएशन हमें दिखाई देता है. ओके, सो ये जो विजिबल रीजन है उसी में इसका पावर मैक्सिमम है. लेकिन जो अर्थ री एमिट करता है एज ए ब्लैक बॉडी, अर्थ को हम ट्रीट करते हैं एक ब्लैक बॉडी की तरह. अर्थ ब्लैक बॉडी की तरह फिर से जो भी एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब किया वो उसे निकालता है. वो जब निकालता है उस समय जो उसका वेवलेंथ रहता है वो वेवलेंथ रहता है 5 माइक्रोमीटर से लेके 20 माइक्रोमीटर. इसीलिए अगर इन दोनों को रेस्पेक्ट में ले तो जो सन से लाइट आती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, बिकॉज वो अर्थ के रेस्पेक्ट में शॉर्ट है. और जो अर्थ जो री एमिट करता है उसे बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन. नाउ देयर इज शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन. एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल होते हैं, क्लाउड होते हैं या जो भी होते हैं, उनका अगर हम साइज देखें जाके, उनकी साइज इज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोन एंड अबव. लाइक रेन ड्रॉप की जो साइज होती है वो 1 mm होती है. जो डस्ट पार्टिकल देखते हैं हम एटमॉस्फेयर वो 10 माइक्रोन साइज की होती है. तो ये पार्टिकल साइज इतनी बड़ी है कि वो लगभग इस रेंज में लाई करती है. या वो पार्टिकल रेंज इतनी बड़ी है वो लगभग इस रेंज में लाई करती है, जबकि जो सोलर रेडिएशन है वो यहाँ लाई करता है. इसीलिए सोलर रेडिएशन जब अर्थ पे आता है तो उसको कोई इन्फ्लुएंस देता, वो डायरेक्टली उसे सोलर रेडिएशन को ऐसा लगता है अर्थ पे कुछ है ही नहीं, अर्थ उसके लिए पूरी तरीके से ओपन है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सोलर रेडिएशन. शॉर्ट वेव रेडिएशन इज ओपन टू द अर्थ. सोलर रेडिएशन क्या करता है, अर्थ को समझता है कुछ है ही नहीं, वो डायरेक्टली सरफेस पे आ जाता है. अब सरफेस और जब उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन री एमिट करता है, और उसके बाद जो वेवलेंथ बनता है वो उस ऑर्डर का होता है जिस ऑर्डर में एटमॉस्फेयर में क्लाउड है, पार्टिकल्स हैं एंड सो ऑन. अब जैसे ये पार्टिकल एटमॉस्फेयर में देखेगा कि वहां से एनर्जी आई हुई है वो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और यही वो CO2 काम करता है. CO2 का जो पार्टिकल साइज होता है इस लॉन्ग वेव रेडिएशन के रेंज में आता है, इसीलिए CO2 जो है पूरे एनर्जी को एब्जॉर्ब इजीली कर लेता है. अभी यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज,
सन से जो सोलर रेडिएशन आई सबसे पहले उसे अर्थ ने एब्जॉर्ब किया। दैट मींस इन बिटवीन, अर्थ के बीच में कहीं भी उसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, इसलिए जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है अर्थ पे वो सरफेस पे होता है, ना कि टॉप पे होता है। सो अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर सबसे हाई हो गया, और जैसे ही अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर हाई हुआ तो सरफेस के अराउंडिंग जो एयर पार्सल है वो गर्म होना शुरू करेंगे। एयर पार्सल जैसे ही हीट होंगे वो राइज करना शुरू करेंगे, और जैसे ही वो राइज करेंगे उनकी डेंसिटी लो होगी, वो धीरे 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 एटमॉस्फेयर में ऊपर जाएंगे और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। सो बेस्ड ऑन टेम्परेचर, अगर एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का प्रोफाइल देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर का प्रोफाइल ऐसा कुछ दिखता है। ये जो रेड लाइन है, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले डिक्रीज होता है अप टू द हाइट ऑफ 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, which is also known as troposphere. So within the troposphere, in the atmosphere, the temperature decreases and the lapse rate, that means temperature जो decrease करता है, इसका अगर हम gradient निकालें, so gradient comes around 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर डिक्रीज करता रहता है। क्यों करता है, इसका रीजन अभी मैंने बताया। बट अप टू द हाइट अराउंड 10 to 15 किलोमीटर टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है, और वो इतना बढ़ता है कि वो अप्रॉक्स सरफेस टेम्परेचर के पास पहुंच जाता है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वहां पे प्रेजेंट ओजोन लेयर। ओके, और उसके ऊपर अगेन टेम्परेचर वापस डिक्रीज करता है एंड इंक्रीज करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन दिस इज द फर्स्ट वन, which is around 10 to 15 kilometer, which contains around 90% of the mass, is troposphere. So we will study the troposphere because सारी atmospheric activity केवल और केवल means mostly troposphere में होती है, और troposphere इसको गवर्न करता है। No sir, ये मतलब within this is linear relation. Yes. Overall there is no certain relation. No certain relation. Because this is the average picture. It's a function of range. Yes. It depends whether we are in troposphere, stratosphere, and some other sphere. You have mentioned 0 to 10 kilometer linear. Yes. After if you will go in stratosphere, again it is linear, but in opposite direction. Yeah, sure. Now, and the most important, अगर इस पूरे को हम देखें, अब एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा there are जो खगोलीय पिंड होते हैं एटमॉस्फेयर से जो आते हैं वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। उसका रीजन भी यहीं पे है। वो क्या करते हैं, वो आते आते मेसोस्फीयर तक आते हैं, और टेम्परेचर का ग्रेडियंट इतना ज्यादा होता है कि वो यहीं पे जल के खत्म हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी कुछ 3-4 महीनों पहले आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में या फिर नॉर्वे में अचानक से स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो दिखाई देने लगी थी, जिसे अरोरा बोलते हैं। वो भी कुछ और नहीं, ये थर्मोस्फीयर में ही होता है। उसका रीजन क्या है, वो अगर आप किसी को चाहिए होगा वो मुझे पूछेगा, मैं बता दूंगा उसका रीजन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रोपोस्फीयर। तो जो मैंने अभी बताया एग्जैक्टली वही चीज यहाँ लिखी भी हुई है कि जो ट्रोपोस्फीयर है वो पहले जो 10 से 15 किलोमीटर है उसे बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, और ट्रोपोस्फीयर में जो टेम्परेचर है वो रैपिडली डिक्रीज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड लैप्स रेट। लैप्स रेट इन द एटमॉस्फेयर इज अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। In normal condition it is 6.5 degree Celsius per kilometer, and majority of the weather occurs here. The same, this is the most important layer. And the second one is the stratosphere. As I told you, it contains nearly 19.9% of the atmospheric mass. That means the troposphere contains approximately 80% of the mass, and stratosphere contains approximately 20% of the mass. So total troposphere plus stratosphere contains approximately 99.9% of the mass. So that is why सबसे ज्यादा लोग जो स्टडी करते हैं एटमॉस्फेरिक साइंस में वो ट्रोपोस्फीयर के अंदर स्टडी करते हैं ट्रोपोस्फीरिक एक्टिविटी को। सेकंड स्ट्रेटोस्फीयर, उसके ऊपर की स्टडी करने के लिए मोस्टली लोग एस्ट्रोनॉमी की तरफ ही चले जाते हैं। ये मैंने जो बता दिया भैया, so that is why ऊपर मैंने लिखा भी है neither of these layer have much of interest for meteorologists. So that means thermosphere and mesosphere उतना important नहीं है एटमॉस्फेयर के लिए। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर में जो सर्कुलेशंस होते हैं। दैट मींस एटमॉस्फेयर में जैसे मैंने बोलते समय बोला था
सारे जो डेजर्ट होते हैं वो 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ में ही क्यों होते हैं? अगर आप कभी देखेंगे ग्लोब को, जितने भी डेजर्ट आपको दिखाई देंगे वो 30 डिग्री इधर नॉर्थ और साउथ में दिखाई देंगे, मोस्टली उस बेल्ट में। एग्जैक्टली 30 पे जाके आप ढूंढेंगे तो नहीं, उस बेल्ट में। ठीक, उसका रीजन इसको देखो, ये अर्थ है हमारा। अभी क्या, जैसे मैंने पहले बोला था, सोलर रेडिएशन जो है 50% डायरेक्टली अर्थ पे आती है। सो दैट मींस अर्थ के आसपास क्या होगा, एयर पार्सल हीट होना शुरू होगा। जैसे ही अर्थ के आसपास एयर पार्सल हीट होगा, उसकी डेंसिटी लो होगी सराउंडिंग से, वो क्या करेगा, राइज करेगा। जैसे ही एयर पार्सल राइज करेगा एटमॉस्फेयर में, उस जगह पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, बिकॉज वहां पे कोई एयर पार्सल है ही नहीं। तो जैसे ही एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा सरफेस पे, उसको भरने के लिए हाई प्रेशर एरिया से एयर फ्लो करेगा लो प्रेशर एरिया की तरफ। और वो हाई प्रेशर कहीं और नहीं, हायर लैटिट्यूड्स पे होता है। ये हायर लैटिट्यूड, लेट्स से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, दीज आर कॉल्ड हायर लैटिट्यूड्स। सो इन हायर लैटिट्यूड से क्या करता है, एयर तुरंत भागता है इक्वेटर की तरफ, बिकॉज वहां पे सराउंडिंग में क्या हुआ है, एम्प्टी वैकेंट स्पेस क्रिएट हो गया है, बिकॉज वहां का एयर पार्सल ऊपर जाने लगा है, राइज करने लगा है। नाउ जैसे ही मिड लैटिट्यूड से एयर इक्वेटर की तरफ भागेगा, तुरंत वहां पे कोरियोलिस फोर्स आ जाता है, कहता है मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जैसे ही आता है, वो कोरियोलिस फोर्स बोलता है बिकॉज अर्थ इज रोटेटिंग, अब रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हें चलना होगा। विंड जैसे ही सीधा आने की कोशिश करता है, कोरियोलिस फोर्स बोलता है बिकॉज आई एम रोटेटिंग फोर्स, तो क्या करना होगा, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विंड को राइट साइड में टर्न लेना ही होगा टू बैलेंस द फोर्सेस। तो फोर्स को बैलेंस करने के लिए विंड जैसे ही चलती है नॉर्दर्न मिड लैटिट्यूड से, वो इक्वेटर की तरफ आती है, वो राइट साइड में टर्न हो जाती है। सिमिलरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर विंड्स जैसे ही फ्रॉम 30 डिग्री साउथ और बिलो दैट, जैसे ही वो नॉर्थ की तरफ आती है, वो अपने लेफ्ट में टर्न होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स विंड्स टर्न्स टुवर्ड्स द राइट, एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर विंड टर्न्स टुवर्ड इट्स लेफ्ट। अभी ये क्या हुई, इसीलिए अभी आप कहीं पे भी ग्लोब देखोगे, विंड का डायरेक्शन कभी भी स्ट्रेट लाइन से नहीं दिखाया होता, वो एक कर्वी नेचर से दिखाया गया होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। ड्यू टू दिस कर्वी नेचर, इक्वेटर के पास जब ये आके मर्ज होते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से विंड आया, सदर्न हेमिस्फीयर से विंड आया, ये दोनों आके इक्वेटर के पास मर्ज हुए। जैसे ये मर्ज होते हैं, उस समय तक जो विंड होता है लगभग इक्वेटर के पैरेलल बन चुका होता है। ओके, व्हेन दीज विंड्स आर प्रेजेंट देयर, these winds are called trade winds। ये जो इक्वेटर के पास विंड्स मर्ज हो रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स इसलिए कहते हैं, जो पुराने समय में अगर हम जाएं, तो पुराने समय में क्या होता था, जो शिप लेके लोग जाते थे, उस समय वो इस विंड को ही यूज करते थे एज ए डायरेक्शन। उनको पता होता था सबसे ज्यादा विंड अगर कहीं चल रही है, दैट मींस हम इक्वेटर के पास है, और डायरेक्शन भी फिक्स हो जाता था कि हम ईस्ट साइड जा रहे हैं या वेस्ट साइड जा रहे हैं, बिकॉज अपोजिट डायरेक्शन में जो विंड है वो कमजोर होगा कंपेयर टू अदर डायरेक्शन। सो नाउ दीज आर द ट्रेड विंड्स, एंड वेयर दीज विंड्स फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर मीट्स इज कॉल्ड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। मींस इंटरट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल बिकॉज ये ट्रॉपिक्स, इस रीजन को ट्रॉपिक्स कहते हैं। कन्वर्जेंस मींस दो आके मिल रहे हैं, इंटर मींस आपस में, तो आपस में दो विंड आके मिल रहे हैं, इसलिए इनका नाम दिया गया है इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। और दिस इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनसून। इंडिया में जो मॉनसून आता है, इंडिया में हम बोलते हैं कुछ कि ये मौसम है जुलाई का, अगस्त का, इस समय मॉनसून आ गया, बहुत बारिश हो रही है, उसके लिए सबसे मेजर फैक्टर यही है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। इसकी बात अभी मैं थोड़ी देर में करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे ही क्या बोलते हैं, इक्वेटर पे हीट हुआ, इक्वेटर हीट हुआ, वहां से एयर पार्सल ऊपर जाना शुरू हुआ, एयर पार्सल धीरे 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 ऊपर राइज करना शुरू हुआ। अब एयर पार्सल ऐसा नहीं कर सकता कि इनफाइनाइटली ऊपर तक जाता रहे और वो अर्थ के सरफेस को छोड़ के निकल जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो एयर पार्सल जैसे 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 धीरे धीरे ऊपर जाता है, वो पहुंचता है ट्रोपोस्फियर के लास्ट एंड पे, जिसे कहते हैं ट्रोपोपॉज, या स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच का पार्ट। जैसे ही एयर पार्सल वहां तक पहुंचता है, उसके ऊपर वो देखता है टेम्परेचर तो राइज कर रहा है, क्योंकि जो ट्रोपोस्फियर है वहीं तक टेम्परेचर डिक्रीज करता है, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो जैसे ही एयर पार्सल सरफेस से चलना शुरू होता है, तो ट्रोपोस्फियर के एंड दैट इज ट्रोपोपॉज तक पहुंचता है, वो देखता है इसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मींस वहां स्टेबल रीजन है, वहां मैं नहीं रह सकता,
तो वो क्या करता है, वो पोल की तरफ घूम जाता है दोनों साइड। जैसे जैसे एयर पार्सल ऊपर गया वहां पे, बिकॉज अब ऊपर नहीं जा सकता बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो क्या करता है, पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है। जब वो पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर वो सेम है। यहाँ इक्वेटर के पास क्या कर रहा है, विंड राइज कर रहा है, राइज कर रहा है, राइज कर रहा है। नियर टू ट्रोपोपॉज वो क्या करता है, विंड पोल की तरफ मुड़ जाता है। और जब ये पोल की तरफ मुड़ता है, अभी ये जो एयर पार्सल है इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये पूरा आगे तक पहुंच पाए, तो अप्रॉक्स 30 डिग्री ये एयर पार्सल वापस डिसेंड करता है नीचे की ओर। इसीलिए यही एक रीजन है कि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्लाउड बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे एयर सबसे ज्यादा ऊपर जाता है। इक्वेटर पे सबसे ज्यादा क्लाउड बनते हैं, और लगभग 30 डिग्री पे, बिकॉज देयर इज अ डिसेंट ब्रांच ऑफ द एयर पार्सल, बिकॉज ये डिसेंट ब्रांच में आता है, जहां डिसेंडिंग हो रहा है, तो यहाँ कोई चीज ऊपर नहीं जा सकती, और जब कोई चीज ऊपर नहीं जा सकती तो वहां क्लाउड नहीं बन सकता। मैं यहाँ बनने की बात बोल रहा हूँ, किसी दूसरे जगह से क्लाउड वहां पहुंच जरूर सकता है, यहाँ क्लाउड नहीं बनता। इसीलिए इसी इलाके में 30 डिग्री बेल्ट में मैक्सिमम डेजर्ट पाए जाते हैं। ओके, विच कैन बी सीन इन दिस पिक्चर। Here we can see this is equator, and approx this is 30 degree north and this is 30 degree south line, which can be seen here. Here are Thar desert, Sahara desert, other deserts. Similarly in southern part, Monte desert or Australian desert. राजस्थान desert में ये बहुत थोड़े से में थार डेजर्ट। तो जितने डेजर्ट है वो उस बेल्ट में 30 डिग्री बेल्ट में ही होते हैं। उसका रीजन ये क्लियर है ना किस अभी तक? ठीक। और ये जो सेल है, ये जो ऊपर गया देन यहाँ पे डिसेंड हुआ, इस पूरे सेल को बोलते हैं हार्डली सर्कुलेशन। मतलब हार्डली नाम के वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इस सर्कुलेशन को बोलते हैं हार्डली सर्कुलेशन। ओके, तो सबसे ज्यादा क्लाउड जो थे वो ट्रॉपिक्स में बनते हैं, सबसे कम क्लाउड्स जो है या ना के बराबर कह लीजिए वो अप्रॉक्स 30 डिग्री बेल्ट पे बनते हैं, 30 डिग्री बेल्ट पे। नाउ लेट्स गो फर्दर। अब क्वेश्चन ये, क्लाउड बनते कैसे? अभी तक तो एयर पार्सल की बात हो रही थी, एयर से तो क्लाउड बनता नहीं, क्लाउड के लिए चाहिए पानी, वाटर। तो क्लाउड बनता कैसे? अगर हम एटमॉस्फेयर को देखें, एटमॉस्फेयर में खाली एयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर में वाटर भी होता है। ओके, और वाटर एक तो एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद होता है, दूसरा एटमॉस्फेयर में जो पानी आता है वो मॉनसून टाइम पे ओशन के ऊपर से आता है, बिकॉज ओशन के पास पूरा पानी ही पानी है। तो एटमॉस्फेयर में पानी है, अब इसे अगर इवोपरेट कर दिया जाए और एयर पार्सल के साथ ये भी अगर ऊपर जाए और कहीं जाके ये कंडेंस हो जाए तो बादल बना देगा। ओके, सो होता यही है रियलिटी। एटमॉस्फेयर में जो एयर पार्सल है इसके साथ वाटर भी है, वाटर वेपराइज होके इफ देयर इज सफिशिएंट लिफ्टिंग, अगर ऊपर की ओर जो फोर्स है अगर सफिशिएंट मिल जाए तो ये जो भी पानी है ये अपने आप ऊपर जाता रहेगा। तो रियलिटी में यही, इफ देयर इज सफिशिएंट अपलिफ्ट, ये जो एयर पार्सल विद वाटर वेपर ये धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है एटमॉस्फेयर में, और अप टू क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर लेवल वेयर इज क्रॉसेस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो दैट मींस इतना टेम्परेचर कि ये पूरी तरह सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट होने का क्या मतलब है? जैसे आप एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें नमक मिलाना शुरू कीजिए, तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद नमक आगे नहीं घुलेगा। आप नमक डालते जाइए, कुछ अमाउंट होगा, लेट से आधा किलो या 600 ग्राम 700 ग्राम नमक घुलेगा उसके अंदर, उसके बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा। सो दैट मींस वाटर इज सैचुरेटेड नाउ, उससे ऊपर उसमें सॉल्ट नहीं जा सकता। तो जब भी ऐसा हो जाए एटमॉस्फेयर में जो पार्सल है वो पूरी तरह सैचुरेटेड हो जाता है, जितना वाटर मिल सकता है उसको उतना वाटर मिल जाए। जैसे ही ये होगा अब वो तैयार है बादल बनने के लिए। अब क्या करना है, जैसे ही वो सैचुरेट हुआ अब उसे कंडेंस करना है। अब वो कंडेंस करने के लिए कुछ ना कुछ पार्टिकल चाहिए जिसके ऊपर वो कंडेंस हो पाए, और वो कोई और पार्टिकल नहीं, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है और सी सॉल्ट पार्टिकल है वो उसके कंडेंसेशन के न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। इसीलिए उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, CCN। सो CCN पार्टिकल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इनके ऊपर ही वाटर वेपर आके कंडेंस होता है। तो whenever there is a sufficient CCN available in the atmosphere, जैसे अभी कल की घटना आप दिल्ली में सुना होगा, आर्टिफिशियल रेन कराया गया, लेकिन वो सक्सेसफुल ऐसे बोला जा रहा है नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि sufficient CCN particles are not present। ओके,
एंड एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट है, वो भी एक फैक्टर है। तो इफ सीसीएन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जो वाटर वेपर है वो जाके उसके ऊपर कंडेंस होना शुरू होगा। जैसे ही वाटर वेपर कंडेंस होगा सीसीएन पार्टिकल के अराउंड, वो क्या करेगा, वो एक ड्रॉप की साइज में क्रिएट होगा। और बिकॉज ऐसे इस टाइप के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रैंडमली बहुत ज्यादा होते हैं, वो आपस में कोलिजन करना शुरू करते हैं। ड्यू टू कोलिजन, इसे कहते हैं कोलिजन कोलिसेंस। ड्यू टू कोलिजन सारे के सारे पार्टिकल आपस में मर्ज होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे सारे पार्टिकल आपस में मर्ज होना शुरू होंगे, ये एक बिगर ड्रॉप बनाएगा, और ये ड्रॉप जब मर्ज होते होते इतना बड़ा हो जाएगा कि वो एक रेन ड्रॉप की साइज में बन जाए, तो ग्रेविटी से वो फॉल हो जाएगा और उस समय रेन फॉल होगा, which can be seen here. Yeah, so this is the cartoon picture for the same. If there is a warm water, it will evaporate, and when it will meet to cold temperature, that means its saturation level, it will condense, and whenever it will condense, it is called cloud. Within the, whenever the this will condense, water vapor will condense, it is called cloud. जो भी हम cloud देखते हैं वो water in a liquid form. जो भी हम क्लाउड देखते हैं वो वाटर लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दैट मींस वहां पे वाटर कंडेंस हुआ रहता है, ये मिलके क्लाउड बनाते हैं। अब इनको क्या करना है, इनको रेनफॉल कराना है, तो क्लाउड के अंदर क्या करना होगा, पार्टिकल को आपस में कोलिजन कराना होगा। जब ये सारे पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, एक बिगर रेन ड्रॉप बनेगा। नाउ इसको समझने के लिए इस पिक्चर को देख सकते हो। ये पिक्चर को क्या है, यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, दिस इज सीसीएन पार्टिकल। द साइज ऑफ द सीसीएन पार्टिकल इज 0.1 माइक्रोमीटर। दैट मींस सीसीएन पार्टिकल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है 1 माइक्रोन से, दैट मींस हेयर की जो थिकनेस है उससे भी छोटी होती है। इसके ऊपर, इस सीसीएन पार्टिकल के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट आके कलेक्ट होते हैं। जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट होते हैं तो ये क्लाउड बना देता है। क्लाउड का जो थिकनेस होता है वो 10 माइक्रोमीटर होता है। ड्यू टू कोलिजन कोलिसेंस, ये जो क्लाउड का थिकनेस है ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, वो फिर एक ड्रिजल फॉर्म करता है। ड्रिजल मींस जब बोलते हैं ना बूंदाबांदी हो रही है, उस समय जो रेन ड्रॉप होती है उसकी थिकनेस होती है 100 माइक्रोमीटर, और जो एक्चुअल रेन, जो तेज बारिश होती है, उसका जो साइज होता है एक रेन का, वो लगभग 1 mm होता है। तो यू कैन सी कितने छोटे से लेके कितना बड़ा रेन बनता है। मींस एक 1.1 माइक्रोन, 0.1 मींस हेयर से भी पतली सी डस्ट पार्टिकल अगर उसे मिल जाए तो वो क्या करेगा, क्लाउड बना देगा और रेन करा देगा। ना अब क्वेश्चन ये है, अगर ऐसा है कि एटमॉस्फेयर में जो डस्ट पार्टिकल है उनसे अगर ये बन रहा है, तो एटमॉस्फेयर में लोग क्या करेंगे, पोल्यूशन करना शुरू कर देंगे। पोल्यूशन से डस्ट पार्टिकल निकलेगा और बोलेंगे इस पर क्लाउड बना दो। ओके, ऐसा लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हर एक पार्टिकल सीसीएन की तरह काम करेगा, ऐसा जरूरी नहीं। सो दीज आर द स्टेप्स फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड कैसे बनता है, ये उसके स्टेप्स है, डिफरेंट स्टेप्स। पहले क्या है, इवोपोरेशन चाहिए। अगर इवोपोरेशन मौजूद है, उसके बाद प्रॉपर अपलिफ्ट, दैट मींस जो एयर पार्सल है वो ऊपर जाना चाहिए। ऐसा नहीं वो बहुत धीमे धीमे एयर पार्सल अगर ऊपर जाएगा तो वो कभी कंडेंस नहीं हो पाएगा। सो प्रॉपर अपलिफ्ट शुड बी देयर। इफ दीज टू मीट्स, देन द थर्ड पॉइंट इज ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सो दैट मींस इट शुड सैचुरेट। अगर वो सैचुरेशन लेवल को क्रॉस कर जाएगा, देन इट विल कंडेंस एंड देन द क्लाउड विल फॉर्म। सो दीज आर द स्टेप्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। Oh, sorry. So there is a video which says कि क्लाउड कैसे बनता है। आई डोंट नो वीडियो चलेगा या नहीं, चलेगा कि नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। So if there are tiny particles available in the atmosphere and solar radiation is there, due to solar radiation the ground will heaten up. Okay, जैसे ही ground heat होगा, ये air parcel को rise कराना शुरू करेगा with water, and then it will condense, and this cloud will contain the small drops. Okay, then what will happen? Okay, after that ये जो cloud है ये रहा CCN। अगर ये CCN which is of the order of 1 micron, इसके ऊपर और भी आगे वाटर क्या हो रहा है, कंडेंस होना शुरू हो रहा है, जिससे वाटर जो भी क्लाउड है उसका ड्रॉप साइज बढ़ना शुरू हो रहा है, लगभग 1 लाख टाइम से बढ़ जाता है। तो जो एक क्लाउड होता है, जो एक प्रॉपर क्लाउड हमें दिखता है,
वो लगभग 100 हाथियों जितना वेट का होता है जो एक क्लाउड हमें दिखता है। ओके, अभी ये क्या हो रहा है, कोलिजन कोलेसेंस हो रहा है। दैट मींस दो पार्टिकल आके एक दूसरे से टकरा रहे हैं, टकराने के बाद बड़ा रेन ड्रॉप बन रहा है और इसके बाद वो बारिश कराता है। दो तीन स्लाइड बस, दो तीन ना। अभी जैसे मैंने बोला था कुछ समय पहले, एरोजोल्स, सबसे पहले वाले स्लाइड में मैंने बात किया था 3 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, परमानेंट गैसेस, वेरिएबल गैसेस एंड थर्ड वन वाज एरोजोल्स। These dust particle in the atmosphere are known as aerosols. एरोजोल्स की जो साइज होती है वो 0.1 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक हो सकती है। तो ऑल द सीसीएन पार्टिकल्स वो एरोजोल कहलाते हैं। और एरोजोल क्या होते हैं? एरोजोल नेचुरल भी हो सकता है, एरोजोल एंथ्रोपोजेनिक, दैट मींस मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल एरोजोल्स क्या होते हैं? जो वोल्केनिक इरप्शन हो या ओशन से जो सी सॉल्ट निकलता हो या जितने भी सल्फेट हो, नाइट्रेट हो, इन सभी को बोलते हैं नेचुरल एरोजोल्स। जो एंथ्रोपोजेनिक होता है वो ह्यूमन बनाता है, दैट मींस जो इंडस्ट्री से निकलता है या जो भी हम पोल्यूशन करते हैं इनसे जो निकलता है पार्टिकल, उन्हें बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एरोजोल्स। दीज एरोजोल्स एक्ट एज ए सीसीएन। नाउ अब क्वेश्चन यहीं पे लोग कहेंगे, अगर ये सीसीएन की तरह काम करता है तो हम इंडस्ट्री पे इंडस्ट्री लगा दें, जिससे क्या है, केवल पोल्यूशन निकलता रहे और वो पोल्यूशन एज ए सीसीएन काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। सीसीएन की तरह काम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो अट्रैक्टिव नेचर का होना चाहिए, और वो मोस्टली सी सॉल्ट, सल्फेट और नाइट्रेट ही होते हैं जो एज ए सीसीएन की तरह काम करते हैं। सो दैट मींस अगर हम पोल्यूशन बढ़ाना शुरू कर दें तो वो सीसीएन की तरह तो काम नहीं करेंगे, लेकिन वो इनडायरेक्ट इफेक्ट की तरह काम करेंगे, वो एक हीट चैम्बर की तरह काम करेंगे, बिकॉज दीज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट द रेडिएशन और उससे क्या होंगे, वो ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। रादर देन सीसीएन की तरह काम करने की जगह ये ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज करना जरूर शुरू कर देंगे। ओके, सो दैट इज व्हाई एरोजोल्स जो होते हैं, हर तरह के एरोजोल्स नहीं, सी सॉल्ट, सल्फेट एंड नाइट्रेट आर इंपॉर्टेंट फॉर क्लाउड फॉर्मेशन। ओके, सो क्लाउड भी कई टाइप के होते हैं। ओके, वेरी बेसिक क्लाउड जो सबसे नीचे हम देखते हैं एटमॉस्फेयर में, सबसे नीचे जो क्लाउड होता है एक कॉटन कैंडी की तरह दिखता है, बबल जैसे दिखता है, उसे बोलते हैं क्यूमुलस क्लाउड। और जो लंबा स्ट्रेच जैसा क्लाउड रहता है उसे बोलते हैं स्ट्रेटस क्लाउड। ओके, और ये डिफरेंट हाइट पे उनका नाम बदल जाता है। स्ट्रेटस और क्यूमुलस ही दो टाइप के क्लाउड होते हैं बेसिकली, जो कि जितने हाइट पे जाएंगे, अगर हम लेट से मिड एरिया में 5 to 7 किलोमीटर पे खड़े हैं, सो इन्हीं को बोलते हैं अल्टो स्ट्रेटस, अल्टो क्यूमुलस। सिमिलरली अगर हम 10 किलोमीटर पे खड़े हैं, इन्हीं को बोलेंगे सीरो स्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस। और एक क्लाउड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है ड्यूरिंग मॉनसून टाइम। मॉनसून टाइम पे जो क्लाउड होता है वो लगभग एटमॉस्फेयर में 1 किलोमीटर हाइट से बनता है, और वो जो सबसे हाइट पे जाता है वो ट्रोपोपॉज तक जाता है। दैट मींस क्लाउड की जो थिकनेस होती है वो इटसेल्फ 5 to 7 किलोमीटर होती है। ओके, उसके अंदर टर्बुलेंस इतना ज्यादा होता है, दैट मींस पार्टिकल इतने भागते रहते हैं, इसीलिए जो एरोप्लेन उड़ता है लगभग 5 to 10 किलोमीटर, हमेशा बोलते हैं ऐसे क्लाउड, जो इसको बोलते हैं डीप कन्वेक्टिव क्लाउड। जो क्लाउड लगभग 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर जाता है, उसमें जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक्टिविटी इतनी ज्यादा होगी कोलिजन कोलेसेंस की कि वो प्लेन को भी हिला सकता है। ओके, दीज आर कॉल्ड डीप कन्वेक्टिव क्लाउड। ये इतना ऊंचा क्यों बनता है? इसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट रिलीज होने लगता है एक पर्टिकुलर लेवल जाने के बाद, बिकॉज ये वाटर ड्रॉपलेट है। जैसे ये आइस में फॉर्म होगा, इसके अंदर लेटेंट हीट रिलीज होना शुरू होगा। जैसे ही लेटेंट हीट रिलीज होगा, ड्यू टू दिस लेटेंट हीट ये और ऊपर ग्रो करने लगेगा। ओके, इसको और एनर्जी मिलेगी, सराउंडिंग से और एनवायरनमेंट आएगा, जिससे इसको एनर्जी फीड होगी और ये टॉप तक ग्रो होता चला जाएगा। लेकिन इसको बनने के लिए एटमॉस्फेरिक कंडीशन वैसी चाहिए, ऐसा हर समय नहीं बनेगा। जब तक पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ना मीट हो तब तक वो नहीं बन सकता। वो केवल मॉनसून टाइम में मोस्टली बनता है, या जब थंडर स्टॉर्म के समय क्लाउड बहुत डीप बनता है। थंडर स्टॉर्म में बिजली गरज के साथ बरसती है, उस समय क्लाउड लगभग 4 से 5 किलोमीटर डीप होता है। Now, ये एक और 2 स्लाइड बस है। ये मैंने नल स्कूल नाम की वेबसाइट से लिया, ये आप भी देख सकते हैं। ये हमारा इंडिया है। ड्यूरिंग मॉनसून टाइम क्या होता है, मॉनसून इंडिया में कैसे आता है, उसका ये एग्जांपल है।
मॉनसून के टाइम पे जो ट्रेड विंड्स है, वो जो मैं ITCZ बोल रहा था, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो जोन जो है वो लगभग इंडिया की तरफ आ जाता है, हल्का सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है मॉनसून टाइम पे। और जैसे ही वो हल्का सा ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, जो मीटिंग पॉइंट है दोनों का, दो विंड्स का, ट्रेड विंड्स का मीटिंग पॉइंट है, वो भी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया, जिसके कारण ये इक्वेटर है, ये जो मीटिंग पॉइंट है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। और यही जो विंड्स है जो मॉइस्चर लेके चल रहे हैं अपने साथ इन द ओशन, वो टर्न करते हैं इंडिया की तरफ ड्यूरिंग मॉनसून टाइम। दिस कॉल्ड क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो। सो दिस क्रॉस इक्वेटोरियल फ्लो जब ITCZ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो वो इंडिया की तरफ मूव कर जाते हैं, और यही वो विंड है जो मॉइस्चर लेके इंडिया के पास आते हैं। और नियरली इन द मंथ ऑफ मई लास्ट, दैट मींस 1 जून के आसपास जो केरल में मॉनसून की शुरुआत होती है। यही वो विंड्स है जो मॉइस्चर लेके आते हैं। और फिर उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया वैसे क्लाउड फॉर्मेशन होगा। पानी मिल गया, अब क्लाउड जो है, अगर एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट कन्वेक्शन मिल गया तो क्लाउड बन जाएगा। ओके, सो दिस इज IMD's ग्राफ। IMD हमें बताता है समय समय पर कि कब मॉनसून कब कहाँ पहुंचेगा पूरे इंडिया में। सो ये वही है, इस यहाँ जो ब्लू कलर है इंडिया के ऊपर, ये नॉर्मल डेट्स बता रहा है कि किस समय मॉनसून किस जगह पे पहुंचेगा इंडिया में। हो चुका है, ये बीत चुका है, 2025 की बात है। और जो रेड लाइन है वो बता रहा है एक्चुअली कब पहुंचा। ब्लू लाइन प्रिडिक्शन है, रेड लाइन एक्चुअल डेट है। हाँ, so it depends whether you are talking about local scale or global scale. If we will talk about global scale, that means overall India, it is around 80%, 90%. But if we will talk about the local condition, it's still 50%. Because local condition जो है local चीजों से govern होता है। तो क्या होता है, जो मॉडल है, मॉडल जब हम बनाते हैं तो मॉडल में जब हम पूरे इंडिया को ग्रिड में तोड़ते हैं, नंबर ऑफ ग्रिड्स में, और वो जो ग्रिड की साइज होती है वो 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर होती है। तो क्या चीज 1 किलोमीटर पे हो रहा है वो मॉडल को पता ही नहीं चलेगा, सीधे उसे 10 किलोमीटर की चीजें पता रहेंगी, 1 किलोमीटर पे क्या एक्टिविटी हो रही है उसे पता ही नहीं चलेगा। तो जिससे क्या, वो लोकल चीजों को प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अभी रीजनल मॉडल्स आ गए हैं, जो छोटे छोटे लेवल के मॉडल्स आ चुके हैं, वो ये सब प्रेडिक्ट करते हैं। ओके, सो रियली में देख GF, सॉरी किसके ऊपर, USEPA मींस अच्छा, मतलब बेसिक इक्वेशंस उन्हीं से लिए गए हैं, बेसिक इक्वेशंस, बट जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन है वो हम देते हैं। मतलब नहीं, इक्वेशंस मॉडल उनका लेते हैं, मॉडल मतलब क्या चीज, नहीं हाँ, मतलब वो अब चेंज हो रहा है, अब धीरे धीरे वो चेंज हो रहा है। अगर आप सबसे नया फोरकास्ट सिस्टम आया है भारत फोरकास्ट सिस्टम, ये जो अभी आया है करीब 6 महीने या 1 साल के अंतर पे आया है। हाँ, वो आ चुका है। वो 6 किलोमीटर बाय 6 किलोमीटर को कवर करता है मिनिमम स्केल। वो पूरी तरीके से इंडिया में बना हुआ है, और उसमें जो इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन है वो इंडिया का जाता है। So what is my question is whether the prediction is correct or we are getting the additional message. नहीं, अभी जो 2-3 दिन से आ रहा है उसका रीजन कुछ और है। उसका रीजन है मोन्था साइक्लोन नेम इज मोन्था, जो अभी आया है, जो अपने आंध्र प्रदेश में हिट किया है आज ही के दिन, उसका नाम है मोन्था। ड्यू टू दैट, बिकॉज जब भी क्लाउड बनेगा, सॉरी साइक्लोन बनेगा, उसको मॉइस्चर चाहिए फीड होने के लिए, क्लाउड बनने के लिए उसको मॉइस्चर चाहिए। वो मॉइस्चर कहाँ से लेगा, वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर खींचेगा। अपने पास तो उसके पास मॉइस्चर है नहीं, इधर ओशन से लेगा, लेकिन जब वो ओशन के ऊपर रहेगा तब ओशन से लेगा। जब वो लैंड के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो लैंड से मॉइस्चर खींचने की कोशिश करेगा। जब वो लैंड से मॉइस्चर खींचता है, बिकॉज वो इतना क्लोज है बिहार इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन, वैसे देखा जाए तो दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन के लिए 1000 किलोमीटर कुछ नहीं होता। इन टर्म्स ऑफ साइक्लोन वो मॉइस्चर खींचना शुरू करता है, और वो मॉइस्चर यहाँ से, मतलब नेपाल बॉर्डर कह लीजिए, या नेपाल भी हिमालय के पास तक से वो मॉइस्चर खींच रहा है। तो जिससे क्या हो रहा है, इस समय क्लाउडी स्काई है, उसी के कारण क्लाउडी स्काई। सो ये मॉनसून ऑनसेट डेट है, दैट मींस मॉनसून इसी दिन आना चाहिए। ब्लू कर्व में, रेड में इसी दिन आया, और देख सकते हैं लगभग एक्यूरेसी, ये वैल्यूज लिखे हैं, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 24 से 30 जून आना चाहिए, और अप्रोक्सीमेटली 5 जून को पहुंचा है। तो दैट मींस वो लगभग एक्यूरेट है। ओके,
और ये विड्रॉल का डेट है। दैट मीन्स मानसून कब गया, वापस कब गया। और उन्होंने बताया, मतलब आईएमडी ने बोला है कि 16 अक्टूबर को जो बीत गया उस दिन मानसून इंडिया के ऊपर से जा चुका। और मानसून का मतलब जो भी बारिश होती है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इनको मानसून मंथ्स कहते हैं। ओके, सो ये मानसून की बातें हो गई। बस ये मेन है। एक ये लास्ट स्लाइड है खाली। अब ये है कि एटमॉस्फेयर में तो हम किसी हाइट पे जा नहीं सकते, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पे तो हम जा नहीं सकते। वहां का मेजरमेंट ले कैसे, वहां पे हम मेजरमेंट ले कैसे? तो उसको मेजर करने के कई तरीके हैं, उनमें से एक को कहते हैं रेडियो सॉन्डिंग। ये हमारा इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है। इसमें क्या करते हैं, एक सेंसर को हम बैलून से बांध देते हैं। ये बैलून हाइड्रोजन इसके अंदर भरा हुआ है जिससे ये एटमॉस्फेयर में ऊपर जा पाए। इसको इसके साथ हम एक सेंसर बांध देते हैं, ये रहा वो सेंसर। नो सॉरी, हीलियम का ट्यूब। हीलियम एंड हाइड्रोजन बोथ कैन वर्क, बट हाइड्रोजन जो है वो ज्यादा क्या बोलते हैं, फ्यूल, यस, वो तुरंत इग्नाइट हो सकता है। सो ये जो सेंसर है, ये सेंसर, दिस सेंसर कैन मेजर प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ओके, इन द एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, हम बैलून को छोड़ देते हैं, ये एटमॉस्फेयर में वर्टिकली ऊपर जाता रहता है। जिस जिस हाइट पे पहुंचता है उस हाइट पे जाके ये टेम्परेचर, प्रेशर मेजर करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये हमारी टीम है जो ये रेडियो सॉन्डे लॉन्च कर रही है। और ये जो बैलून का ड्रिफ्ट है, बैलून भी ड्रिफ्ट करेगा ड्यू टू एयर, ड्यू टू बैलून ड्रिफ्ट पता चलता है हमें हम किस हाइट पे मौजूद हैं। तो हर एक हाइट पे ये प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बताता है और इससे हम पता करते हैं कि एटमॉस्फेयर का कंडीशन कैसा है। और यही कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फिर हम मॉडल्स में डालते हैं, जहां पे डिफरेंट इक्वेशंस होते हैं। जब मॉडल इनको सॉल्व करके जो रिजल्ट्स देता है उनको ही फिर आईएमडी बताता है कहां कितनी बारिश होगी, कहां कितनी बारिश नहीं होगी। तो ये पूरा ओवरऑल